नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। 26 साल पुराने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सोमवार को रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। 21 जुलाई को इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने चारा घोटाला के इस मामले में 35 लोगों को बरी कर दिया है, जबकि 90 अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार दिया है। गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से 36.26 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 125 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। ये घोटाला साल 1990 से 1995 के बीच हुआ था। चारा घोटाले के इस मामले में 45 लोक सेवक व 9 महिला अभियुक्त भी शामिल है। लंबे समय तक चले मामले के ट्रायल के दौरान 62 अभियुक्तों का निधन हो चुका है। इस केस में 38 लोक सेवक समेत 124 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे थे, जिनमें 16 महिलाएं भी शामिल है। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 90 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है, जिनकी सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने 35 आरोपियों को इस मामले से बरी भी कर दिया है। कुल इसमें जो रिहा किया गया कुल 35 थे और जो 3 साल की जो सज़ा हुआ है उसमें कुल 52 है और 3 साल से ज़्यादा वाले में 38 से। मैंने आंकड़ा कुछ गिनती में आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म डाटा नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जो हम लोग न्यायालय के अंदर जो माननीय न्यायालय सुनाएगा उसको नोट करने के बाद हम बताएंगे। इस यह पशुपालन घोटाले से यह रांची को डोरंडा ट्रेजरी का यह मामला था, जो कि डीएचओ कार्यालय रांची से संबंधित मामला था। इसी मामले से इसमें अधिक निकासी के संबंध में सीबीआई के द्वारा मामला दर्ज किया गया था और ये लगभग 27 वर्षों तक यह ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद जजमेंट किया। यह मामला 36 से एभव का मामला था। 36.89 करोड़ लगभग 37 करोड़ के लगभग यह मामला था। केस संख्या RC 48/96। हम इसमें कुल लगभग 21 लोगों का वकील है बचाव पक्ष की तरफ से, जिसमें कि डॉक्टर सप्लायर शामिल है। हमारे तरफ से भी करीब 6-7 लोग भरे हुए हैं और कुछ लोग का 3 साल से भी कम सजा हुई है। विगत 23 अगस्त को राजधानी रांची के सदर थाना के भाभानगर इलाके में अपराधियों द्वारा तड़के हुई छिनतई के मामले का पुलिस ने एक खुलासा किया है। अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए 6 अपराधियों ने छिनतई में अपनी संलिप्तता स्वीकार ली है। राजधानी रांची के समाहर न्यायालय सभागार में वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विगत दिनों हुई छिनतई की घटना में शामिल अपराधियों की तलाश में पुलिस की टीम लगी थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि कोकर चौक के पास कुछ अपराधी एकत्रित है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस की टीम ने मौके पर बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से छापेमारी कर एक लोडेड पिस्तौल और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 6 अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सघनता से हुई पूछताछ के बाद अपराधियों ने छिनतई की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार ली। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने कुल 5 मोटरसाइकिलें, 2 स्कूटी, 8 मोबाइल फोन और एक टैबलेट बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि इस घटना के अनुसंधान के क्रम में रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई आपराधिक वारदातों में संलिप्त कुल 14 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके खिलाफ अनुसंधान जारी है। इस पूरे प्रकरण में छिनतई की घटना का खुलासा हुआ। इसके अलावा 3 और मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 14 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। कुल बरामद हम जब सामान की बात करें तो 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी कट्टा लोडेड, 2 जिंदा कारतूस, छिनतई किए हुए 8 मोबाइल फ़ोन, 1 टैबलेट और जो छिनतई की रकम थी वो रकम बरामद हुई है। इसके अलावा 5 मोटर बाइक्स, 2 स्कूटी बरामद हुई है। अगर हम इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनमें से 8 अपराधियों का 14 में से आपराधिक इतिहास हम लोगों के पास आया है, जो अन्य थानों में है, बरियातू, सदर, लालपुर। कई प्रकार के चोरी के मामलों में और चोरी का सामान के रिसीवर के रूप में ये कई मामलों में पूर्व में भी शामिल रहे हैं। तो कई थाना क्षेत्र में इनकी सक्रियता thी। ऐसी उम्मीद है कि ऐसे लोगों के पूरे गिरोह के पकड़े जाने के बाद चोरी से संबंधित आपराधिक घटनाओं में निश्चित तौर पर कमी आई।
वहीं श्रावण मास के अंतिम सोमवारी के दिन आज बाबा भोले के भक्तों का हुजूम राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर में उमड़ पड़ा, जहां बोलबम के परिधान में भक्त देर रात से ही स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे। वहीं महिला, पुरुष और बच्चों ने कतारबद्ध होकर बाबा भोले का जलाभिषेक किया। इस दौरान बाबा दरबार का नजारा बेहद ही भक्तिमय रहा। सामाजिक और धार्मिक संस्था से जुड़े लोगों ने बाबा की पूजा करने पहुंचे भक्तों के बीच निःशुल्क पूजन सामग्री का वितरण किया। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भक्तों के सहयोग के लिए स्वयंसेवकों को भी लगाया गया था। जिला पुलिस के साथ साथ रैप की 2 कंपनियां भी सुरक्षा में लगाई गई हैं, जिन्हें करबला चौक, हिंदपीढ़ी और पहाड़ी मंदिर के आसपास तैनात किया गया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में डीएसपी स्तर के अधिकारी सोमवार सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा से कंट्रोल रूम में भीड़ पर नजर रखी जा रही है। जो पूरा रूट है अंतिम सोमवारी का, पहाड़ी मंदिर से लेकर जहां स्वर्णरेखा घाट से जहां से पानी जल लिया जाता है, उसमें पूरे रास्ते में रांची पुलिस के द्वारा स्टैटिक बल की भी प्रतिनियुक्ति करी गई है और साथ ही साथ गश्ती बल जो होता है उसकी भी प्रतिनियुक्ति करी गई है। और स्पेशली 2 रैप को बुलाया जाता है, एक हिंदपीढ़ी पे रहता है, एक करबला चौक पे रहता है, आधा आधा करके, और एक रैप हमारा पहाड़ी मंदिर पे रहता है। हम लोगों को रविवार को खीर, पूड़ी, सब्जी और इतवार को बिस्किट, चाय, पानी, शुद्ध पेयजल हम लोगों को लगातार भक्तजनों के लिए हम लोग उपलब्ध कराते आए हैं और आगे भी हर सोमवार और रविवार जो बीत गया और फिर अगला लगातार हमारा संस्था 5 साल से इस पहाड़ी बाबा शिविर में हम भक्तजनों के लिए सेवा शिविर लगाते आए हैं। यहाँ पर जो लोग हम हैं, हमारे पूरे टीम रोनियार वैश्य समाज का लगा हुआ है और हम लोग आगे भी यह शिविर को प्रारंभ किए हैं और अंत तक जहाँ तक हो सकेगा हम लोग हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष की बात है, हर वर्ष हम लोग यह शिविर लगाते चले आएंगे। इधर सावन की अंतिम सोमवारी के दिन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी भगवान रुद्र का जल अभिषेक करने को आतुर दिखे। कई शिवालयों में तो कतारबद्ध होकर लोगों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। वहीं राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भी कमोवेश यही स्थिति देखी गई। जमशेदपुर शहर के शिवालयों में भी काफी भीड़ देखी गई। टेल्को के मनेफिट गुप्तेश्वर धाम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने लगी। इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। महिला, पुरुष और बच्चे सभी ने कतारबद्ध होकर भोले शंकर का जलाभिषेक किया। टेल्को बजरंगी बागान शिव हनुमान मंदिर में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ जमा रही। वहीं गुप्तेश्वर धाम मंदिर के पुजारी ने कहा कि अंतिम सोमवारी में पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक करने से भगवान शिव काफी प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा भोले का श्रावण का महीना है, बहुत सारे भक्त जल चढ़ा रहे, कई अधिक मात्रा में भीड़ है और लास्ट सोमवारी है। भोलेनाथ से प्रार्थना है, उनसे आग्रह है कि फिर हर साल उसी तरह भोलेनाथ का पूजन हो, हर साल सारे भक्त सुखी रहें, संपन्न रहें, भोले बाबा का जल चढ़ाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भोलेनाथ का जल चढ़ाने से आधा कष्ट पूरे होते हैं और जो भक्त हैं जल जरूर चढ़ाएं। आज लास्ट सोमवारी है, उनको चढ़ाने से बहुत ज़्यादा उनके कष्ट दूर होंगे और भोलेनाथ सब पर कृपा करे, दया करे और दृष्टि करे, उनके सारे कष्ट को हरे। और हर साल के जिस तरह इस साल 2023 सारे भक्तों के अच्छे बीते हैं, उसी तरह हर साल बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनका दिन, दुनिया, समय सभी अच्छे ही बीते।
वहीं सावन के अंतिम सोमवारी के दिन घाटशिला अनुमंडल के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। काफी संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी द्वारा सभी की पूजा संपन्न कराई गई। इस वर्ष हिंदी तिथि के अनुसार सावन महीने में सोमवार की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी भक्तों की ऊर्जा में कमी नहीं आई। सभी ने भक्ति व तन्मयता से शिव का जलाभिषेक किया। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है। इस साल राखी त्यौहार को लेकर महिलाओं में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। राखी बाजार भी सज धज कर तैयार है, जहां कई फैशनेबल और ट्रेडिशनल राखियों की जबरदस्त डिमांड है। इन दिनों राखी बाजार में वैसे ग्राहकों की मौजूदगी ज्यादा है जिन्हें अपने भाइयों के लिए राखी बाहर भेजनी है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन अधिकांश समय भद्रा नक्षत्र के प्रभाव को लेकर जानकारों में तिथियों का मतभेद जरूर है, लेकिन बनारसी पंचांग के मुताबिक जिसका दिन उसी की रात वाली मान्यता है। ऐसे में रक्षाबंधन 31 अगस्त को मनाया जाना ज्यादा उचित माना जा रहा है। इसी तिथि को मानकर राखी के कारोबारियों की तैयारियां हैं। जमशेदपुर समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। जमशेदपुर के बाजारों में अलग अलग वैरायटीज की राखियों की भरमार है। दुकानों के अलावे फुटपाथ पर अस्थायी दुकान बनाकर राखियां बेची जा रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि राखी का बाजार फिलहाल मंदा है, लेकिन आने वाले दिनों में राखी की बिक्री अच्छी होने की उम्मीद है। वैसे बाजार में इस बार इको फ्रेंडली राखी भी उपलब्ध है। स्टोन और धागे की बनी राखियां महिलाओं द्वारा खूब पसंद की जा रही हैं। बहु महंगी तो नहीं, लेकिन 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की राखियां आमतौर पर दुकानों में हैं। ठीक है, बाजार अभी तो उठ रही है, अभी 3-4 दिन टाइम है। इसलिए भी थोड़ा सा ठीक है, बाजार अभी अच्छा खासा पकड़ रहा है। तो फैंसी राखी ज्यादा डिमांड में है, स्टोन वाली है, बच्चे लोग की लाइट वाली है, लुम्बा है, थोड़ा नया वैरायटी में राखी आई हुई है। 1 रुपए से लेके 200 रुपए तक की राखी है। बहुत फैंसी तरीके मार्केट में और ये सब रस्सी टाइप में आई है। इसमें 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक की राखी है। बहुत बढ़िया राखी आई है। राखी अभी जो आया है सब फ्री का राखी है, आनंद का राखी है और क्वालिटी बहुत बढ़िया है और अच्छा सभी तरह भवानी का भी है। राखी में आनंद का ही बहुत ज्यादा बिक्री है। जो राखी आ रहा है सब स्टोन वर्क का काम है। टोटल स्टोन वर्क में राखी आ रहा है, सब फैंसी राखी है। राखी हमारे पास जो है कि 5 रुपए से लेकर 150 रुपए तक है, 200 तक है। वहीं आदित्यपुर के बाजार भी रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर राखियों से पटे नजर आ रहे हैं। प्रमुख बाजारों के दुकानदारों द्वारा राखियां सजाई जा रही हैं, जहां हर रेंज की राखियां उपलब्ध हैं। इस साल फैशनेबल और ट्रेडिशनल राखियों की ज्यादा मांग है। हर वर्ग के लिए अलग अलग किस्म की राखियां बाजार में मौजूद हैं। मेटल से बनी राखियों की कीमत अधिक होने के बावजूद लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं। डिजाइनर राखियों की भी काफी डिमांड है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए कार्टून सीरीज की राखियां इस साल भी बड़ी तादाद में बाजारों में मंगाई गई हैं। हालांकि इस साल भी ऑनलाइन राखी की खरीदारी दुकानों में सजने वाली राखियों के बाजार को प्रभावित कर रही है, लेकिन अपने पसंद की राखियां खरीदने महिलाएं बाजार जरूर पहुंच रही हैं। इधर पोटका के 134 राशन डीलरों को यूनिट के अनुरूप खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कार्ड धारकों को वे लोग राशन का वितरण नहीं कर पा रहे हैं। बताया जाता है कि राशन डीलर खाद्यान्न का वितरण करने में असमर्थ है। अवशेष कटौती के उपरांत प्राप्त आवंटन के अनुरूप अगस्त 2023 का खाद्यान्न आपूर्ति नहीं किया गया, जिसके कारण दुकानदार कार्डधारी को राशन का वितरण करने में असमर्थ हैं। इसके कारण क्षेत्र में विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। मजबूरन राशन कार्डधारी को इस अकाल की स्थिति में 35 से 40 रुपए के दर से अनाज खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। कार्डधारी को जल्द सरकारी खाद्यान्न मुहैया नहीं कराया गया तो विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बताया जाता है कि पोटका में 11,000 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन है, जिसमें 134 राशन दुकानदारों के पास 3700 क्विंटल अनाज स्टॉक है। दुकानदारों का कहना है कि स्टॉक 3700 क्विंटल अनाज को काट कर
7300 क्विंटल अनाज यदि डीलरों को मुहैया कराया जाता है तो अगस्त माह का अनाज सभी कार्ड धारकों को वितरित किया जा सकता है। अगस्त महीने में हम लोग को चावल मिला नहीं है, 35 रुपये 38 रुपये चावल घर से खा रहा है। हम लोग मजदूर है, गरीब आदमी है, हम लोग कैसे चलेंगे? बहुत अच्छा है, खट के खाते हैं, बहुत काम करते हैं। चावल हम लोग को नहीं मिलने से कैसे चलेंगे? हम लोग सब गरीब है, हम लोग के परिवार में कलंगी बस्ती में, और सब मजदूरी करके खाता है। सब अभी खाने का बहुत दिक्कत है, हम लोग का काम धंधा नहीं, इतना दाम चावल हो गया, इतना दाम गैस हो गया, कैसा करके हम लोग परिवार चलाएंगे? वहीं झारखंड में मानकी मुंडा समुदाय मौजूदा हेमंत सरकार से बेहद नाराज है। मानकी मुंडा की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण गांव के स्वशासन की अनदेखी कर उसकी जगह सरकारी शासन व्यवस्था को सरकार द्वारा लागू किया जाना है। इसी मुद्दे को लेकर मानकी मुंडा संघ और आदिवासी हो समाज महासभा के संयुक्त तत्वाधान में चक्रधरपुर के असंतलीय सभागार में एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें पारंपरिक मानकी मुंडा ने स्वशासन व्यवस्था को पूरी तरह दरकिनार किए जाने पर नाराजगी जताई गई। कार्यशाला में सभी ने सरकार के इस कदम की खुलकर आलोचना की और आपत्ति जताई। कार्यशाला में विभिन्न गांवों से आए मानकी मुंडाओं ने कहा कि झारखंड सरकार ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड पंचायत अधिनियम 2022 का औपबंधिक प्रारूप प्रकाशित किया है। इसमें संपूर्ण कोल्हान में विल्किंसन रूल्स के तहत चलने वाली स्वशासन मानकी मुंडा व्यवस्था को पूरी तरह से दरकिनार किया गया। बैठक के दौरान कहा गया है कि बड़ी उम्मीद के साथ हेमंत सरकार को उन्होंने बनाया, लेकिन अब उनके ही अस्तित्व को सरकार खत्म कर रही है। अब वर्तमान सरकार जो है 23 साल के बाद हम लोगों ने जिस उम्मीद के साथ 2019 में हम लोगों ने सरकार बनाया था, जेएमएम की सरकार, वो सरकार ने उसे मैनिफेस्टो में रखा गया था कि पैसा कानून बनाया गया, स्टेट पैसा। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पूरी तरह से जो व्यवस्था है हमारे जरूरी पर आता है, हमारी मानकी मुंडा व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया गया। और नया जो पोस्ट है ग्राम समिति, इस तरह की समितियों को बना दिया गया। इससे क्या होगा कि हमारी जो मानकी मुंडा व्यवस्था है 1837 में बनकर के थॉमस विल्किंसन के द्वारा तो विल्किंसन रूल्स बना, उसके द्वारा या पूरा कोल्हान क्षेत्र संचालित होती हुई पूरी तरह से निरस्त हो जाएगी। तो सरकार को हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह का मत बनाइए, या तो फिर आप बनाते हैं तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। सरकार के द्वारा जो पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा 26 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें 1 महीना का समय दी गई है कि झारखंड के जनताओं के द्वारा सुझाव मांगी गई है। तो आज इस विषय को लेकर के चक्रधरपुर स्थित असंतलिया पंचायत सचिवालय में एक कार्यशाला बुलाई गई है, जिसमें झारखंड पंचायती राज अधिनियम 1 के तहत इस पेशा को संचालित होने की बात कही गई है। अगर ये इस तरह से संचालित हो जाती है तो ये निश्चित रूप से झारखंड के जो विभिन्न स्वशासन व्यवस्था है उसको काफ़ी ही लॉस होने की कगार पर होगी, क्योंकि अलग अलग स्वशासन व्यवस्था चलती है। सेंट्रल पेशा का मतलब ही होता है कि जनजातियों का जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उसको विस्तार करना, ना कि पंचायती राज अधिनियम 2000 के तहत उसको संचालित करना है। कि आपने जो बनाया है नियमावली, उसमें हमारे मुंडा को सिर्फ नाम मात्र का अध्यक्षता का फॉर्म पूरा कर रहे हैं, जो हमें खुशी नहीं है। और साथ ही हमारे कोल्हान पुराण के अनुसार हमारा मुंडा के ऊपर मानकी होता है, वो मानकी को कहीं स्थान ही नहीं दिया है, जिसके वजह से हमें दुखी है और खेद है। और उनका उसको कैसे उन्हें शामिल किया जाए उसके लिए हम लोग अगला रणनीति बना रहे हैं, उन्हें बातचीत करने के लिए, और अभी उसी को लेकर जागरूक कर रहे हैं। झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम इकाई द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली निकाली गई। ये रैली जिला मुख्यालय पहुंची, जहां एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया।
साकची आमबागान मैदान से निकलकर ये रैली जिला मुख्यालय पहुंची, जहां रैली में शामिल लोगों ने प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने इस दौरान जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। उनकी मुख्य मांगों में विगत जनवरी माह से बकाये मानदेय का अविलंब भुगतान किए जाने, जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस सिलेंडर एवं उसे फिलिंग करने हेतु राशि निर्गत किए जाने, रिटायरमेंट बेनिफिट को 3 लाख किए जाने, केंद्रों में बर्तन उपलब्ध करवाए जाने जैसी 11 सूत्री मांगे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विगत लगभग 8 महीनों से इन्हें मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनकी माली हालत खराब हो गई है। ऐसे में अविलंब इनके बकाये मानदेय का भुगतान किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा जो मानदेय भुगतान किया जाता है वो दिया नहीं है, और खाली राज्य सरकार वाला हम लोग जब भी वो भी बोलते हैं तब जाके दिया जाता। ऐसे हम लोग का जो मानदेय है, कोई वेतन होगी हम सभी का नहीं है, लेकिन मानदेय मतलब होता है पुरस्कार राशि, तो प्रोत्साहन राशि को काम करने के बदले में अपने से दिया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग को ऐसा मजबूर कर देता है। आज 8 महीना से नहीं मिला है, जिसके कारण सभी माँ बहने हम लोग निकल के आ गए रोड में। ये हर वर्ष क्यों होती है? सरकार जब हम लोग को हमेशा जो भी योजना आती है, सारी योजना को सेविका के पास में ही थोप दिया जाता है। जितनी भी योजना निकलती है, गर्भ से लेके मृत्यु तक, प्रत्येक गांव की सारा जो काम है सब सेविका करती है। चाहे बिजली करके बारिश हो, धूप हो, सेविका जो काम हाथ में लेती है वो काम कभी छोड़ती नहीं है, पूरा करके ही रहती है। लेकिन जब मानदेय देने की बात आती है उस समय सरकार पीछे हट जाते। अरे भाई, जब आपने सेविका को अपेक्षा करते हैं कि आपका सारा दायित्व सिर्फ एक मात्र सेविका ही है जो कि पूरा योजना को सफल बना सकती है, तो फिर आप अपेक्षा करते हैं, तो फिर आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी जिम्मेवारी बनती है कि आप समय उसको प्रोत्साहन राशि दे, क्योंकि हमें तो कोई वेतन नहीं दे रही है, प्रोत्साहन राशि ही देती है, पर उसे भी क्यों पीछे कर देती? उसके लिए हमें रोड में क्यों आना पड़ता है? ये हमारी सरकार का क्या नीति है? उन्होंने एक तरफ कहती है नारी शक्ति, नारी को सम्मानित करते हैं, नारी को समान अधिकार देते हैं, लेकिन यहाँ आंगनबाड़ी सेविका बहनों को क्यों ऐसे मजबूर कर दिया जाता है? हमेशा प्रतिमा क्यों नहीं प्रोत्साहन दिया जाता है? इधर डुमरिया में झामुमो कार्यकर्ताओं का प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर सोमवार को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाए और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। डुमरिया प्रखंड के खड़ीदा सामुदायिक भवन परिसर में झामुमो कार्यकर्ताओं का प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष से झामुमो प्रवक्ता मोहन कर्मकार, पोटका विधायक संजीव सरदार आदि उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हेमंत सरकार द्वारा अनगिनत विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। कार्यकर्ता उन योजनाओं की जानकारी सभी ग्रामीणों तक पहुंचाएं और योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाएं। और इस शिविर में जो वर्तमान हम लोग सरकार में हैं और लगभग 3-3.5 साल का कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में जो भी हमारे सरकार का नियम नीति योजना बनाए गए हैं उनको कैसे धरातल पे उतर जाएगा और कैसे अंतिम क्षण में व्यक्ति बैठे हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार द्वारा जो जन विरोधी नीति नियम और कानून और योजना बना के जो दे रहे हैं, थोपा जा रहा, उनके लिए भी विचार विमर्श किया गया और हम लोग कैसे इनका जवाब दें उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता को तैयार किया गया है, किया जा रहा है। और आने वाला दिन में हम लोग और बेहतर कैसे काम करेंगे और सरकारी योजना को कैसे लोगों तक तो पहुंचाएंगे और कैसे संगठन मजबूत होगा, इसके लिए आज इस प्रशिक्षण में सबको प्रशिक्षण दिया गया ताकि आने वाला दिन और हमारा संगठन यहाँ डुमरिया प्रखंड में मजबूत हो। आज हम लोग आने वाला समय में राज्य सरकार की जो भी योजनाएं यहाँ पर चल रही है उसको धरातल पर हम लोग कैसे पहुँचाएंगे, कैसे उसका लाभ हम लोग गाँव घर के लोगों तक हम लोग पहुँचाएंगे, एक भी लोग इस योजना से वंचित ना रहे, सभी लोगों को उसका लाभ मिले, इसका पूरा ध्यान में रखते हुए आज का ये बैठक हम लोग खास करके यहाँ किया। दूसरी बात, चुनावी का मूड जहाँ तक अब बात बोल रहे हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिस तरह का चुनाव हो, हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे चीज़ों के लिए तैयार रहता है।
हमारे कार्यकर्ता ही वो शक्ति है, कार्यकर्ता में ही वो ताकत है, वो बल है, वो एकता है, जिसकी बदौलत आज इसको कैडर बेस पार्टी के रूप में लोग जानते हैं। और निश्चित तौर पर आप लोग देखे भी होंगे, समय समय पर इस पार्टी के भीतर में कई ऐसे नेता हमारे इस दल को छोड़ करके चले गए। बड़े बड़े पार्टी स्तरीय नेता लोग चले गए, MP भी रह चुके, विधायक भी रह चुके, वैसे लोग भी इस दल को छोड़ करके चल चुके, लेकिन ये दल कभी खत्म नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक महासागर है, जिसको कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक नेता प्रोडक्ट कंपनी है। और अखिल भारतीय यादव महासभा पूर्वी सिंहभूम की ओर से बारीडीह में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें यादव समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिल्मी धुनों पर नृत्य प्रस्तुत किए। सावन के इस पावन महीने में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और संगठनों द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यादव समाज की ओर से भी सावन महोत्सव का आयोजन बारीडीह के एक होटल में किया गया, जिसमें काफी संख्या में समाज की महिलाएं और बच्चों की भागीदारी रही। उनके द्वारा गीतों की धुन पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासमाज की राष्ट्रीय महासचिव अनीता सिंह यादव ने कहा कि समाज की महिलाओं को एकजुट करने की पहल की जा रही है। इसी को लेकर सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में गीत संगीत नृत्य के अलावे सुहाग की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों के बीच चूड़ी सिंदूर और बिंदी का वितरण भी किया गया। सावन के महीने में हरियाली होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बहनों के जीवन में हमेशा हरियाली बनी रहे। इस हरियाली को कायम रखने के लिए सावन में सौभाग्यवती महिलाओं को हमने उनके सुहाग के प्रतीक चूड़ी, सिंदूर और बिंदी देने का काम किया है। साथ में ही इनको आने वाले भविष्य में ये हमेशा अपने सुहाग की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमेशा इनका सुहाग बना रहे। इसलिए हमने चूड़ी, सिंदूर, बिंदी देने का इनके लिए काम किया, ताकि ये हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे भाइयों ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।